हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे। लीडरशिप यानी नेतृत्व। क्या होता है नेतृत्व, लीडरशिप? चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक मीनिंग से। लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू एक्ट टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल्स. In the business setting, this can mean directing worker and colleagues with a strategy to meet the company's needs. कि हम ये बोल सकते हैं कि प्रबंधकीय नेतृत्व वह व्यवहार है जो स्वैच्छिक अनुगामी व्यवहार उत्पन्न करता है और जो कार्य निष्पादन की न्यूनतम आवश्यकता से कहीं ज्यादा होता है। लीडरशिप captures the essential for being able and prepared to inspire others. Effective leadership is the base upon ideas, both original and borrowed, that are effectively communicated to others in a way that engage them enough to act as the leader wants to them to act. A leader inspires others to act while simultaneously directing the way that they act. They must be personable enough for others to follow their orders, and they must have the critical thinking skills to know the best way to use of resources at an organization disposal. अब हम इसकी एक अल्टरनेट डेफिनेशन है कि लीडरशिप में ऑल्सो रिफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि लीडरशिप एक प्रबंधकीय नेतृत्व एक व्यवहारिक या व्यवहार का गुण है जिसके द्वारा एक व्यक्ति यानी जो लीडर होता है वो दूसरों को स्वेच्छा से कार्य और खुद ही अपने आप ही मोटिवेट होकर वो अपनी संस्था के लिए कार्य करने और उसके उद्देश्यों की प्राप्ति की पूर्ति करने के लिए उसको इस तरह से प्रभावित करता और उसको इस तरह से प्रेरणा देता है कि वो उन कार्यों को सकुशल पूरा कर दे और अपने उद्देश्य को वो पूरी तरह से उनकी प्राप्ति कर सके, तो वो हमारा होता है लीडरशिप. लीडरशिप नेतृत्व का मतलब यही है कि एक ऐसा लीडर होना जरूरी है एक फर्म में जो दूसरों से जो एम्प्लॉयज को इस प्रकार से प्रभावित करे, वो भी अपनी स्किल से अपने बिहेवियर से इस प्रकार प्रभावित करे कि वो जो एम्प्लॉयज है वो खुद की इच्छा से कंपनी के गोल्स को अचीव करे. आइए अब हम इसकी लीडरशिप की कुछ डेफिनेशंस दे रखी है वो पढ़ लेते हैं. Leadership is the quality of behavior of the individual whereby the guide people or their activity in organized efforts, according to Chester I. Bernard. Second देख लेते हैं विरिच एंड कुंट्ज के अकॉर्डिंग. Leadership is the art or process of influencing people so that they will striving willingly and enthusiastically towards the achievement of group गोल. हम ये कह सकते हैं कुंज के अनुसार कि नेतृत्व लोगों को प्रभावित करने की कला है अथवा प्रक्रिया है ताकि वे समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति में स्वेच्छा से और उत्साहपूर्वक प्रयास कर सके. अब हम इसके बाद देख लेते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है. सबसे पहली है कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं, प्रकृति, जो भी आप कहना चाहे. सबसे पहला है पर्सनल क्वालिटी और एबिलिटी, व्यक्तिगत गुण. नेतृत्व की प्रथम विशेषता ये है कि ये एक व्यक्तिगत गुण है. यह नायक का भौतिक गुण नहीं है बल्कि ये एक क्वालिटी ऑफ बिहेवियर है जिससे वो दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है और उनको गाइड कर सकता है. सेकंड है लीडरशिप डिपेंड्स ऑन गोइंग. नेतृत्व कार्य करने पर निर्भर करता है कि नेतृत्व एक गुण है किंतु जब तक उस गुण का उपयोग नहीं किया जाता तब तक नेतृत्व में कोई जो गुण है उसका कोई भी लाभ नहीं लिया जा सकता. नेतृत्व क्षमता रखना नेतृत्व नहीं है बल्कि नेतृत्व का कार्य करना नेतृत्व है. यानी लीडरशिप की क्वालिटी रखना लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप की क्वालिटी का उस काम में यूज करना वो हमारी लीडरशिप मानी जाती है. फिर है लीडरशिप इज डेवलप्ड, या लीडरशिप की जो क्षमता है उसको विकसित करना और प्राप्त की जाती है. इसमें यहाँ पर दे रखा है कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड.
कि हमेशा जो लीडर होते हैं वो नायक जो है, यहाँ पर ये धारणा रहती है कि लीडर्स जो है वो बॉर्न होते हैं, बनाए नहीं जाते। पर किंतु आज इस धारणा का कोई महत्व नहीं है। नेतृत्व जो हमारी लीडरशिप की क्षमता है, व्यवस्थित विकास किया जा सकता है। लोग स्वतः भी लीडरशिप की क्वालिटी और एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं। फिर है फॉलोवर्स, अनुयायी। प्रत्येक सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। इसी प्रकार लीडरशिप का भी दूसरा पहलू उसके फॉलोवर्स है। फॉलोवर्स के बिना कभी भी लीडरशिप कंप्लीट नहीं होती है। फिर है बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशन, के आपसी संबंधों पर आधारित है ये, कि एक अनुयायी और एक लीडर के बीच में कैसा संबंध है, इनके बीच में भी लीडरशिप कायम रहती है। फिर है आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड गाइडिंग, प्रभावित करने या मार्गदर्शन करने की कला है। नायक इस कला के द्वारा अपने अनुयायियों या अधीनस्थों को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि उसका मार्गदर्शन वे स्वेच्छा से नायक की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। फिर है कॉमन इंटरेस्ट, सामूहिक हितों या हितों की एकता, के नेतृत्व पारस्परिक लक्ष्य और हितों की पूर्ति हेतु लोगों को स्वैच्छिक प्रयास करने की प्रेरणा देता है। फिर है डायनेमिक प्रोसेस, कि लीडरशिप एक डायनेमिक प्रोसेस है जो निरंतर रूप से चलती रहती है। जब तक व्यक्तियों का समूह या संगठन विद्यमान रहता है तब तक लीडरशिप की प्रोसेस चलती रहती है। फिर है डायनेमिक फोर्स और आर्ट, गतिशील शक्ति या कला। नेतृत्व एक गतिशील शक्ति या कला है जो समय या परिस्थिति के अनुरूप उपयोग में लाई जाती है। फिर है एग्जाम्पलरी कंडक्ट, अनुकरणीय आचरण, के एक नायक का आचरण ऐसा होना चाहिए जो हमेशा उसके फॉलोवर्स उस आचरण को अपना सके। फिर है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। नेतृत्व की एक विशेषता यह भी है कि यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में होता है। फिर है गोल ओरिएंटेड, कि सामूहिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही अपने अनुयायी और अधीनस्थों के व्यवहारों को प्रभावित किया जाता है। एंड लास्ट वन है फिर है ऑल मैनेजर नॉट आर नॉट लीडर, सभी प्रबंधक नायक नहीं हो सकते हैं। प्रबंध में और नेतृत्व में बहुत अंतर होता है, जिसकी वजह से हर प्रबंधक जो है वो लीडर नहीं हो सकता। फिर है पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये दोनों टाइप का हो सकता है। तो इस तरह से हम लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं। आइए अब हम प्रबंध और नेतृत्व यानी लीडरशिप और मैनेजमेंट में डिफरेंस देख लेते हैं। लीडरशिप मे और मे नॉट बी अ मैनेजर, मैनेजमेंट मे और मे नॉट बी अ लीडर। नेक्स्ट वन, leadership must inspire followers, but management may or may not inspire those under them. फिर emphasis is innovation leadership and management emphasis rationality and control. Leadership may be unconcerned with preserving existing structure. Management seek to work within and preserve existing corporate structure. Leadership typical operates with relative independence. Management typical in link in the corporate chain of the command. Next, leadership may be less concerned with the interpersonal issues. Management may be more concerned with interpersonal issues. नेतृत्व जो होता है वो प्रबंध के कार्य में प्रबंध और अधीनस्थों के संबंध में नायक और अनुयायी का संबंध में पाया जाता है, जबकि प्रबंध जो होता है वो एक सबऑर्डिनेट और एक मैनेजर्स के बीच में होता है। फिर है हमारा कि जवाबदेहीता यानी अकाउंटेबिलिटी किस में होती है, कि जो मैनेजमेंट होता है वो अकाउंटेबिलिटी में मतलब प्रबंधक अपने अधीनस्थों के व्यवहार के लिए अकाउंटेबल होता है, जबकि लीडर अपने अनुयायियों के व्यवहार के लिए प्रबंधक जवाबदेही होता है। तो इस तरह से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेतृत्व का महत्व या कार्य, इम्पोर्टेंस और फंक्शन ऑफ लीडरशिप। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स, उद्देश्यों का निर्धारण करना। एक नायक अपने अधीनस्थों का तथा संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन कर देता है जिससे वे अपने उद्देश्यों को सही ढंग से निर्धारित कर पाते हैं। सेकेंड है प्रोवाइड मोटिवेशन, अभिप्रेरणा प्रदान करना।
लीडरशिप का सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो ये है कि लोगों को इच्छाओं से और आवश्यकताओं और भावनाओं आदि को समझकर उन्हें संतुष्ट करना, जिससे उन लोगों को मोटिवेट करके काम करवाया जा सके। फिर है बिल्ड्स एम्प्लॉयज मॉरल, के कर्मचारियों के मनोबल का निर्धारण करना, कि मनोबल कार्य करने की मनुष्य की आंतरिक इच्छा का नाम है। नेतृत्व के द्वारा कार्य करने की इच्छा को उत्पन्न कर दिया जाता है तथा उपलब्धि प्राप्त करने की शिथिल इच्छाओं को सफलता प्राप्त करने की भड़कती उमंग में परिवर्तित कर दिया जाता है। फिर है क्रिएट कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म, आत्मविश्वास और उत्साह का संचार। कुशल नेतृत्व अपने अनुयायियों में आत्मविश्वास और उत्साह का संचार भी कर सकता है। एक अच्छा नायक अपने अनुयायियों में नए दृष्टिकोण का विकास कर सकता है। फिर है हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, समन्वय में सहायता करता है। फिर है डेवलप टीम स्पिरिट, समूह भावना का विकास करता है। फिर है क्रिएट लॉयल्टी टू ग्रुप्स, समूह में निष्ठा उत्पन्न करने का कार्य भी लीडरशिप करता है। फिर है स्वप्नों को साकार रूप देना, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू रियलिटी, के कुशल नेतृत्व के अंतर्गत कोई भी समूह अपने सपनों को साकार रूप दे सकता है। फिर है इन्फ्लुएंशियल इंक्रीमेंट, प्रभावकारी अभिवृद्धि, के समूह में सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति सामान्य कार्य तो करता ही है, किंतु कुशल नेतृत्व के अंतर्गत उसकी कार्य कुशलता में असामान्य अभिवृद्धि होती है। फिर है फैसिलिटेट चेंजेस, परिवर्तनों में सुविधा, के परिवर्तनों एवं अनिश्चितताओं की दुनिया में व्यावसायिक नायक परिवर्तन प्रक्रिया का ही महत्वपूर्ण अंग है। फिर है रिप्रेजेंटिंग, प्रतिनिधित्व करता है। फिर है प्रोवाइड काउंसलिंग, परामर्श देने का कार्य करता है। फिर है यूजिंग राइट्स एंड पावर्स प्रॉपरली, अधिकार और शक्तियों का सदुपयोग करना सिखाता है। फिर है कि यूजिंग टाइम प्रॉपरली, कि समय का भी सदुपयोग करना सिखाता है। कैसे हम एक सदुपयोग कर लेता है, कैसे वो अधीनस्थों को अपने साथ काम में इन्वॉल्व करके अपने टाइम का फुल्ली यूटिलाइज करता है। एंड लास्ट है इंक्रीज मैनेजरियल इफेक्टिवनेस, प्रबंध की प्रभावशीलता में वृद्धि भी करता है। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंस और फंक्शन जो लीडरशिप के थे। आइए अब हम देख लेते हैं इसके लीडरशिप के कुछ टाइप्स और स्टाइल्स, जिसको स्टाइल्स भी बोल सकते हैं। इसको हमने इनकी स्टाइल को 3 स्टाइल को हमने यूज़ किया है। सबसे पहली है ऑटोक्रेटिक, फिर है डेमोक्रेटिक, फिर है फ्री रेन। ठीक है, अब होती क्या है ये निरंकुश, प्रजातांत्रिक और स्वतंत्रवादी नेतृत्व की शैली। आइए जानते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक यानी निरंकुश। निरंकुश इसमें यह कहा जाता है कि नायक सर्वे सर्वा होता है नेतृत्व के अंतर्गत। अधीनस्थों को वही सब कुछ करना पड़ता है जो उन्हें कहा जाता है। इस प्रकार की नेतृत्व प्रणाली के अंतर्गत समस्त अधिकार नायक के पास केंद्रित होते हैं। वह स्वयं ही संस्था के उद्देश्य और नीतियों को निर्धारित करता है तथा अधीनस्थों को कार्य करने के लिए आदेश निर्देश देता है। अधीनस्थ निर्देशित कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। उन्हें किसी कार्य का विरोध या उसके बारे में प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं होता है। इसके विपरीत यदि अधीनस्थ आदेशित कार्य को पूरा नहीं करते हैं या उसे पूरा करने में लापरवाही बरतते हैं तो उन्हें नायक दंडित भी कर सकता है। निरंकुश शैली जो ऑटोक्रेटिक है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक एंड सेकेंड है बेनोवॉलेट लीडरशिप यानी शोषक और परोपकारी। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि नायक ही, देखो अब तक इतने में आपको ये समझ आ गया होगा कि नायक ही सर्वे सर्वा होता है। जैसा वो बोलता है वैसा ही करना पड़ता है अधीनस्थों को। उसके पास ही सारे अधिकार और दायित्व होते हैं। सारे अधिकार उसी के पास सीमित रहते हैं। उसी का अधीनस्थों पर पूरा नियंत्रण होता है। वो कार्यों पर और कार्य प्रणालियों पर कड़ी नज़र बनाए बैठता है। यहाँ पर जो संप्रेषण होता है वो डाउनवर्ड होता है। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके कुछ एडवांटेज दे रखे हैं कि इससे आदेश की एकता बनी रहती है, शीघ्र निर्णय लिए जा सकते हैं, कंट्रोल अच्छे से किया जाता है, कोऑर्डिनेट करने में इजी रहता है, लाल फीताशाही का कोई भय नहीं रहता है। तो इसी के साथ इसकी कुछ डिसएडवांटेज है,
जैसे कि मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, गलत रिजल्ट भी मिल सकता है, स्वाभिमान जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो भी कम हो, मतलब ठेस पहुंचती है, इस तरह से। अब इसकी सूटेबिलिटी देख लेते हैं कि निरंकुश नेतृत्व प्रणाली की अनेक कमियों के उपरांत भी यह निम्नलिखित दशाओं में भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। यदि अधीनस्थों में पर्याप्त ज्ञान या क्षमता का अभाव हो तो ये सूटेबल है। फिर अधीनस्थ अगर अनट्रेंड है तो, अनएक्सपीरियंस है तो, उनकी मानसिकता ऐसी है कि वे भय और पुरस्कार से ही कार्य करते हो, तो इन सारी जगह पर वो ऑटोक्रेटिक लागू कर सकते हैं। ये था हमारा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। सेकेंड है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, प्रजातांत्रिक। निरंकुश नेतृत्व के ठीक विपरीत प्रजातांत्रिक नेतृत्व है। यह अधिकारों के विकेंद्रीकरण में विश्वास रखता है। नेतृत्व की इस प्रणाली में अधीनस्थों के सुझाव, शिकायतों, समस्याओं का निवारण किया जाता है। नेतृत्व की यह प्रणाली निर्णयों में आपसी परामर्श और सहभागिता को महत्व देती है। इसके अंतर्गत नायक अधीनस्थों से अभिप्रेरणा, कुशल निर्देशन, परामर्श, सहभागिता के माध्यम से कार्य करवाने पर बल देता है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि ये प्रणाली जो है अधिकारों का विकेंद्रीकरण करती है, निर्णय सभी संबंधित व्यक्तियों को लेने का अधिकार प्रदान करती है, शिकायतें, समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है, प्रबंध में सहभागिता, विश्वास होता है, इसमें योग्यताओं के विदोहन करने की कोशिश की जाती है, और द्विमार्गीय कम्युनिकेशन है, 2 वे कम्युनिकेशन है। अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज देख लेते हैं कि कार्यों को जल्दी से पूरा किया जा सकता है, निर्णय क्षमता का विकास किया जा सकता है, विचारों और सुझावों का निरंतर लाभ प्राप्त हो सकता है, निराशा उत्पन्न नहीं हो पाती है क्योंकि निरंतर समस्याओं और शिकायतों को दूर किया जाता है, कर्मचारी का मनोबल बढ़ता है जिससे, और कार्य और व्यक्तियों दोनों का ही महत्व होता है इसमें। तो इस तरह से इसका जो एनवायरनमेंट होता है वो भी स्ट्रेस फ्री होता है। ये थे एडवांटेज। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत निर्णय शीघ्रता से नहीं लिए जा सकते क्योंकि इसमें निर्णयों से पूर्व सभी संबंधित व्यक्तियों से परामर्श लेनी होती है, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। फिर है प्रणाली के अंतर्गत लोगों को उत्तरदायी ठहराना कठिन होता है क्योंकि इसमें सहभागिता और परामर्श से निर्णय लिए जाते हैं, किसी एक को हम ब्लेम नहीं कर सकते। फिर है कि नायक और अकुशल तथा अयोग्य मानने लगते हैं नायक को, तो इस तरह से हम इसकी डिसएडवांटेज देख सकते हैं। अब है इसकी सूटेबिलिटी, बहुत उपयोगी मानी जाती है परंतु ये कुछ ही दशाओं में ज़्यादा सूटेबल है। अब वो दशाएं कौन सी है? सबसे पहली, जहाँ पर सामान्यतः शिक्षित और अनुभवी लोग काम करते हो, जहाँ पर प्रबंधकीय गुणों का विकास करना हो, शिकायतों और सुझावों में रुचि लेता हो नायक, तो उस जगह पर ये डेमोक्रेटिक यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इन दोनों में डिफरेंस भी बता सकते हैं। डिफरेंस में जैसे जो ऑटोक्रेटिक है वो लोगों को कामचोर, उसमें ये मान्यता है कि लोग कामचोर होते हैं। इसमें यह है कि सभी व्यक्ति काम करते हैं। ऑटोक्रेटिक में किसी भी बात, जो नायक होता है वो किसी की बात सुनता नहीं है, पर डेमोक्रेटिक में हर किसी की बात सुनी जाती है। फिर है कि ऑटोक्रेटिक में कम्युनिकेशन 1 वे होता है और इसमें 2 वे होता है। इसमें अपने अधीनस्थों की प्रबंधकीय क्षमता का विकास संभव नहीं है, पर प्रजातांत्रिक और डेमोक्रेटिक में संभव है। तो इस तरह से हम इसकी डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक में डिफरेंस भी देख सकते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं फ्रीडन, स्वतंत्रवादी नेतृत्व शैली, जो अपने अधीनस्थों और अनुयायियों के कार्यों में प्राय हस्तक्षेप नहीं करता है या न्यूनतम हस्तक्षेप करता है, तो वो होती है हमारी स्वतंत्रवादी नेतृत्व शैली, जिसमें नायक अधीनस्थों को स्वतंत्रता पूर्व या निर्बाध रूप से कार्य करने का अवसर देता है। इस नेतृत्व प्रणाली में अधीनस्थ संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप अपने कार्यों को स्वयं निर्धारित करता है और अधीनस्थ अपने से संबंधित सभी कार्यों की योजना भी स्वयं बनाते हैं तथा उन्हें क्रियान्वयन भी स्वयं ही करते हैं। अपने से संबंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार भी स्वयं ही अधीनस्थों को होता है। इस प्रकार नेतृत्व प्रणाली के अंतर्गत अधिकारों का पूर्ण विकेंद्रीकरण होता है। नायक अपनी शक्तियों का उपयोग कर प्राय स्वयं नहीं करता बल्कि अधीनस्थों का उसका डेलीगेशन किया जाता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इन शॉर्ट ये होती क्या है कि इसमें जो लीडर होता है वो इंटरफेरेंस नहीं करता है। जैसा अधीनस्थों को काम दिया गया है, काम भी वही, योजनाएं भी वही बनाते हैं, कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है, सारा कुछ प्रोसेस भी वही करते हैं। बस नायक वो ध्यान रखता है कि क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं।
उसमें किसी भी चीज़ की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए इस शैली को यूज़ करते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के कर्मचारी पूर्ण दक्ष और सक्षम होते हैं, अधिकारों का पूर्ण विकेंद्रीकरण होता है, योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन के लिए पूर्ण स्वतंत्र होते हैं, कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप किया जाता है, नायक समन्वय का कार्य करता है, फिर साधन सूचनाएं और अधिकार प्रदान करते हैं, और टू वे कम्युनिकेशन है, पर इसमें नीचे से ऊपर की ओर ज़्यादा प्रभाव रहता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज है कि क्षमता का पूर्ण विकास किया जा सकता है, फिर है कि प्लानिंग फंक्शन पर ध्यान ज़्यादा देती है, कार्यों में स्वतंत्रता मिलती है जिससे मॉरल बढ़ता है, डिसीजन जल्दी से लिए जा सकते हैं। तो इसी के साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज कुछ ऐसे हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन की समस्या हो सकती है कि भाई कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा, वो सब कुछ अधीनस्थों पर डिसाइड होता है, तो कोऑर्डिनेशन वहाँ नहीं होगा। फिर नियंत्रण ढीला पड़ जाएगा और अनुपयोगी सिद्ध हो जाएगी और वहाँ पर डिसिप्लिन नहीं हो पाएगा। फिर भी सूटेबिलिटी है, किन किन दशाओं में, यदि सभी अधीनस्थ संस्था के उद्देश्यों से भली प्रकार परिचित हो या उसकी प्राप्ति के लिए सहयोग करने के लिए तत्पर हो। यदि अधीनस्थ प्राय शिक्षित और अनुभवी हो तो ये कर सकते हैं, या फिर अधिकारों के विकेंद्रीकरण के लिए अधीनस्थ नायक तैयार है, तब ये स्टाइल हम यूज कर सकते हैं। तो हमने तीनों पढ़ी, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रेन लीडरशिप। अब इन तीनों के साथ हमने इम्पोर्टेंस भी देखे, लीडरशिप के मीनिंग भी देखा, उसके फंक्शन भी देखे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा। पार्ट सेकेंड में हम इसकी थ्योरीज और कुछ एक्स्ट्रा जो 2 लिकरेट और टेनमामम की जो शमिट की थ्योरी है वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।